गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज का मोटिवेशन लाइन है, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना यारो, क्योंकि सूर्य उनका भी उदय होता है जो जिनके दिन खराब होते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने वक्त पर और किस्मत पर घमंड मत करना, क्योंकि दिन सभी के लिए उदय होता है और कब कौन सा दिन किसका बन जाए, इसलिए दोस्तों कभी किसी के वक्त पर मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आज मैं जो कल एक नए तरीके से वीडियो बनाया था उसमें कुछ मिस्टेक्स सुधारते हुए दोस्तों मैंने आज भारत का जो नेशनल मूवमेंट आपको 10 वीडियो में पढ़ाया था, भारत स्वतंत्रता संग्राम, उसका कुछ आईएएस और आरएएस वगैरह बड़े एग्जाम में आई हुई प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करा हूँ। 20 प्रश्न है, लेकिन मैं कम से कम आपको 100 प्रश्न 100 लाइन सिखा कर जाऊँगा दोस्तों, इतना मेरा वादा है। आप इसको देखना और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना, आपके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा दोस्तों। आज एक छोटे से लोगों के साथ, छोटे से ग्रुप के साथ मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है दोस्तों। कभी हो सकता है आप सब साथियों के प्रयास से यह चैनल तरक्की करे, और अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमेशा कभी भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए वक्त के हिसाब से चलना सीखो, किसी का मजाक मत बनाओ। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिनके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, उग्र शाखा यानी कि जो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, उनकी शाखा को उग्र शाखा कहा जाता है, और जिनके नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी दोस्तों? ये प्रश्न आईएएस प्री 1995 में आया हुआ है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर यह है कि नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में बर्किनहेड ने जब भारतीयों को संविधान बनाने के लिए चुनौती दी, तब मोतीलाल नेहरू जी ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई, और उस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी दोस्तों। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन एम.एन. रॉय की उग्रवादी साम्यवादी पत्रिका थी? एम.एन. रॉय, जिन्होंने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की थी, और इनके द्वारा जर्मनी में एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया जिसका नाम था वेगार्ड पत्रिका दोस्तों, जिसका नाम था वेगार्ड पत्रिका। एम.एन. रॉय ने 1934 में संविधान सभा के बारे में दूसरी बार संविधान सभा बनाने की बात भी कही थी। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया था जब मैं आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ा रहा था। उसमें आपको बताया था कि दोस्तों, घटनाओं से संबंधित प्रश्न बहुत एग्जामों में पूछे जाने लग गए हैं, और इनमें आज आपके सामने एक प्रश्न मैंने प्रस्तुत किया है, वह है लखनऊ समझौता, द्वैत शासन का प्रवर्तन, रोलेट अधिनियम और बंग विभाजन। इनका सही कालक्रम बताना है दोस्तों। बंग विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। उसके बाद में दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, और लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। उसके बाद में रोलेट अधिनियम आया है दोस्तों 24 मार्च 1919 को दोस्तों, 24 मार्च 1919 को। और द्वैत जो शासन आया, जिन्हें हम मोंटेस्क्यू सपोर्ट सुधार अधिनियम कहते हैं, दिसंबर 1919 में दोस्तों। रोलेट अधिनियम और द्वैत शासन अधिनियम में से पहले रोलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में, और दिसंबर 1919 में द्वैत शासन आया था दोस्तों। इसके बाद का जो प्रश्न है दोस्तों, वह भी बेहद इम्पोर्टेंट है, और वह प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था, और बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में की गई थी दोस्तों। क्रांतिकारी आतंकवादियों के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यवाही पूर्वी बंगाल में की गई थी,
जिसका नाम था बर्रा डकैती। उसके बाद में एक प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। दोस्तों हमने विदित था कि जब भारत ने 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी और गांधी ने जिन्ना के सामने जब 14 सूत्री मांगे रखी थी, जब जिन्ना ने उनको मानने से मना कर दिया, उस वक्त गांधी ने कहा था, रोटी मांगी पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। उसी के तहत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों तो इसमें सही सुमेलित चौथा युग्म नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक ने सत्यशोधक सभा का स्थापना की थी। ये बात गलत है। इसमें सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। दोस्तों ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक सभा महाराष्ट्र में बनाई थी, तिलक ने नहीं बनाई थी। दोस्तों इसमें जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम बनाया था। जमनालाल बजाज जो सिखकर राजस्थान के थे और गांधी जी के 5वें पुत्र थे, इन्होंने वर्धा में सत्याग्रह आश्रम बनाया था। दादाभाई नौरोजी ने बम्बई एसोसिएशन बनाया था और लाला लाजपत राय ने लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय बनाया था। दोस्तों लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय बनाया था दोस्तों, जबकि तिलक ने सत्यशोधक सभा नहीं बनाई थी। इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। दोस्तों इसके बाद में बात करूं तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1922 की साराबंदी 1922 की साराबंदी कोई कर नहीं। 1922 में एक साराबंदी जिसका मतलब था कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था। इस अभियान का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, गुजरात के अंदर किया था। दोस्तों साराबंदी यानी कि कोई कर नहीं एक अभियान चलाया था, असहयोग आंदोलन के तहत वल्लभ भाई पटेल ने उसका नेतृत्व किया था। दोस्तों इसके बाद में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया। यहाँ पर दोस्तों कोई व्यक्ति विशेष नहीं पूछा गया, यहाँ पर पार्टी पूछा गया। जब 1922 में चौराचौरी कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, तब उनसे आकृष्ट हुए CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी बनाई गई थी। फिर स्वराज पार्टी ने ही 1934 में पहली बार सामूहिक रूप से एक पार्टी के रूप में संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की थी। दोस्तों उसके बाद की बात करूं तो एक कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। ये कथन कहना चाह रहा है कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। नहीं दोस्तों, भारत का जिस दिन संविधान अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित कर दिया गया था। और इससे पहले भारत शासन अधिनियम के तहत भी अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन स्टेट्स स्वयं की प्रभुत्ता के साथ स्वयं के गवर्नर जनरल के द्वारा एक डोमिनियन स्टेटस 15 अगस्त 1943 से बन जाएंगे। इसीलिए हमारा मानना है दोस्तों कि ये कथन गलत है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बन नहीं रही थी। और इसके अलावा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश के प्रभुत्व संपन्न शासन ने की थी। बिल्कुल दोस्तों ये राइट बात है कि स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक ही रहे थे कुछ वक्त तक, और थोड़े वक्त के लिए हमारे श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया था, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश की जो प्रभुत्व संपन्न सरकार थी उसके द्वारा किया गया था। दोस्तों इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। दोस्तों जो दादाभाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी थी, जिसे हिंदी में उत्सारण सिद्धांत कहते हैं, उसका समर्थक सर सैयद अहमद खान नहीं थे। दोस्तों इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक भी समर्थक थे, RC दत्ता भी थे और MC रानाडे भी थे। BR अम्बेडकर
अगला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था दोस्तों। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखना जरूरी है दोस्तों। B.R. अम्बेडकर वैसे तो बम्बई प्रेसिडेंसी से प्रतिनिधि थे, लेकिन इनका वहाँ पर निर्वाचन नहीं हो पाया क्योंकि शायद वह सीट किसी के लिए रिजर्व थी दोस्तों, इसलिए इनका निर्वाचन बाद में। प्रतिनिधित्व तो बम्बई प्रेसिडेंसी से ही था इनका, लेकिन जो निर्वाचन हुआ वह पश्चिम बंगाल में हुआ था दोस्तों। इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल की प्रेसिडेंसी में हुआ था दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है दोस्तों? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 दोस्तों याद रखना, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून भी रोलेट एक्ट को ही कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ क्राइम एक्ट और भी थे, जिनमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इल्बर्ट बिल विवाद 1883, इसके अलावा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 दोस्तों। इसके बाद के प्रश्न की बात करूं तो वह प्रश्न है हमारा 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन की राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत है, ये गलत उल्लेख किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत कि 3 सम्मेलनों में से 2 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया दोस्तों, नहीं लिया था, क्योंकि ये बात गलत है। भारत के राजनेता और अंग्रेजों की एक चाल नहीं थी, ये दोनों की आपसी साठ गांठ का मेल नहीं था ये दोस्तों, क्योंकि 3 में से फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। सेकंड में गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने भाग लिया, तो उनको सांप्रदायिक आधार पर बांटने के कारण वे भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए दोस्तों। इसके बाद में इसका दूसरा रीजन बता रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। बिल्कुल दोस्तों, जैसे अम्बेडकर साहब ने दलित वर्ग के हितों का संरक्षण किया। राजस्थान के एक महाराजा गंगा सिंह जा रहे थे, वो भी राजाओं को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, न कि पूरे भारत का। इसलिए कह सकते हैं हम दावे के साथ कि यह भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा तीसरी लाइन है ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी दोस्तों। यह हमेशा लेबर पार्टी ने भारत का समर्थन किया है, इसलिए जो लेबर पार्टी थी वो इन तीनों सम्मेलनों के बीच में ही हट गई थी, जब उन्होंने भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास करने की उग्रता में वृद्धि कर रहे थे। उस समय सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी, इसलिए दोस्तों। उसके बाद में इसका एक कथन ये भी है, ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु ये एक ही सम्मेलन की अव्यवस्था थी जो कि 3 सत्रों में संपन्न हुई। नहीं दोस्तों, ये बात गलत है। ये 3 अलग अलग सम्मेलन थे और अलग अलग समय पर अलग अलग वर्षों में आयोजित किए गए, 1930, 31 और 32। इसके बाद में निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी दल का गठन 1934 में किया गया था और यह आचार्य नरेंद्र देव, जे.बी. कृपलानी आदि लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव थे दोस्तों। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि आपको विदित होगा, ये जो राजस्थान में बिजूले किसान आंदोलन हुआ था, उनको अपना एक न्यूज़पेपर छपता था, कानपुर से वहाँ पर प्रकाशित करवाया था दोस्तों। इसके अलावा M.N. रॉय, जिन्होंने राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। इसके अलावा एक और है इसमें, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे दोस्तों। इसके बाद की बात करूं क्वेश्चन नंबर 15, तो इनमें क्या कर रहे हैं, इसमें 2 सूचियां मिलानी है दोस्तों। कौन सी पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी है दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम में प्रश्न टिपक सकता है दोस्तों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। लाला लाजपत राय ने ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स
ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स, जिसका हिंदी रूपांतरण है आत्मचरित्रात्मक रचनाएं लिखी थी लाला लाजपत राय ने दोस्तों। इसके बाद की बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। कौन सा कथन नेहरू के संबंध में सत्य है, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसमें पहला कथन है 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। नहीं दोस्तों, 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष नहीं थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों। और 1947 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है जयपुर में, उसके अध्यक्षता JB कृपलानी करते हैं। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, ये भी गलत है दोस्तों। नेहरू ने अध्यक्षता नहीं करी। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष GV मावलंकर हुआ करते थे। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। नहीं दोस्तों, संयुक्त प्रांत में प्रथम स्वतंत्रता से पहले जो प्रथम समानांतर सरकार बनाई गई थी उसके प्रतिनिधित्वकर्ता गोविंद वल्लभ पंत थे साहब, गोविंद वल्लभ पंत थे, गोविंद वल्लभ पंत। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। इसमें सही नहीं है कि पाकिस्तान की स्वीकृति 2 राष्ट्रीय सिद्धांत को इसने अमान्य कर दिया था, जो कि उन्होंने क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो चीज़ मानी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने प्रांतीय इसकी प्रमुख विशेषताओं में प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, ये 3 विशेषताएं थी दोस्तों। प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला प्रांतीय मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, ये 3 चीज़ें आई थी इसकी प्रमुख विशेषताओं में, जबकि पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन ने नहीं मानी थी दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने नहीं मानी थी दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसके अंतर्गत अभिनव भारत समाज की स्थापना VD सावरकर ने की थी दोस्तों 1904 में। VD सावरकर ने की थी दोस्तों 1904 में अभिनव भारत समाज की, जो मित्र मेला संगठन भी कहलाया बाद में। इसके अलावा अनुशीलन समिति जो कि श्री अरविंद घोष ने की थी दोस्तों 1907 में। अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष ने की थी 1907 में। इस गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास ने की थी दोस्तों। इसके बाद में इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें है दोस्तों 1883 में किसकी स्थापना होती है। 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों। कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन होता है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रांत परिषद की स्थापना होती है दोस्तों। और 1932 में डाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना होती है दोस्तों। बहुत दुख भरी खबर थी ये, डाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना 1932 में। और ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रांत परिषद की स्थापना, 1932 में डाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या घटित हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई दोस्तों। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ होने के कारण इसमें हिंदू और मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर के, जिन्ना जैसे राजनेता मुस्लिम नेताओं ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक भाई भाई है, एक व्यक्ति की 2 आंखें हैं, इनको आपस में मिलकर के भारत की आज़ादी के लिए कार्य करना चाहिए। और इसके अलावा एक और इसमें जो आंदोलन में फलस्वरूप हुआ वह था जनता के मन में ब्रिटिश सत्ता का भय हट गया था। अब ब्रिटिश सत्ता कुछ नहीं कर सकती, उसका भय हट गया था। लेकिन दोस्तों असहयोग आंदोलन में दुख की बात यही थी कि 5 फरवरी 1922 को एक चोरी कांड हुआ और 12 फरवरी 1922 को गांधी के द्वारा इसको वापस ले लिया गया दोस्तों। कांग्रेस, इसके अंतर्गत ये कथन गलत है। एक कथन तो ये गलत है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। नहीं दोस्तों, कांग्रेस पहले भी जन आंदोलन बना चुकी थी। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हो गई नहीं हुई थी दोस्तों। इसके बाद में अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों ये बात बिल्कुल राइट है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि महात्मा गांधी ने ये कहा था आज़ाद होने से पहले ही
या आज़ाद होते वक्त कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ स्वतंत्रता दिलाने के लिए बनाई गई थी। अब भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी है। इस प्रकार गांधी ने कभी नहीं कहा था कि कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में भारत की राजनीति में आने वाले 30 साल तक एक छत्र राज करे और भारत को कहीं न कहीं जो पूंजीवादी बनाने में असमर्थ रही, उसके लिए गांधी जी खुद ने मना किया था कि कांग्रेस को अवश्य समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने दोस्तों 20% प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर इस प्रकार की वीडियो आप दोबारा चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो मैं क्यों लाऊं, पहले की तरह ही चलाता रहूँगा और आप पढ़ते रहना। दोस्तों, उन 10 वीडियो की सार्थकता आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं, जो कि IAS RAS आदि एग्जाम में आए हुए प्रश्न मैंने आपके समक्ष डाला है और आने वाले रीट, पटवार, वनरक्षक, वनपाल आदि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकृति ने आपको बनाया है उसका संरक्षण करो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कल मिलेंगे अब।